तो बच्चों इस पार्ट नमस्कार, बेसिक्स फॉर आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने व्हाट आर स्पेसिफिकेशंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस आर देयर ये पढ़ा। पार्ट 2 में हमने स्पेसिफिकेशंस के टेम्पलेट को बनाया और स्पेसिफिकेशंस कैसे लिखते हैं, उनके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ये देखा। अब पार्ट 3 में कुछ और स्पेसिफिकेशंस को कैसे लिखा जाता है वो समझेंगे। तो बच्चों इस पार्ट 4 में हम शुरुआत करते हैं टेराजो फ्लोरिंग के स्पेसिफिकेशन से। तो आपको पहले क्या करना है, सीक्वेंस बनानी है जिसमें आप प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स लिखेंगे। तो कौन से मटेरियल्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे? मार्बल चिप्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर। और टेराजो फ्लोरिंग क्या होती है? टेराजो फ्लोरिंग में मार्बल चिप्स को सीमेंट के साथ मिक्स करके फ्लोरिंग की जाती है। और मार्बल चिप्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? उनको अप्रूव्ड शेड और मेक का होना चाहिए। और चिप्स का जो साइज है वो 30 mm से 60 mm तक वेरी कर सकता है। सीमेंट, सैंड और वाटर को तो आपको प्रॉपर्टीज पता ही हैं। अब आता है मिक्सिंग एंड लेइंग ऑफ फ्लोरिंग। तो इसको 2 कोट्स में किया जाता है। पहला कोट होगा जिसमें सीमेंट और सैंड को 1:3 के प्रोपोर्शन में प्लेटफॉर्म या स्टील ट्रफ पर मिक्स किया जाएगा, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट और 3 पार्ट्स ऑफ सैंड होंगे और इसकी थिकनेस 12 mm होगी। तो पहले कोट की सरफेस को रफ रखा जाएगा जिगजैग लाइन से और इसे कम से कम 7 दिन तक अच्छे से पानी दिया जाएगा। दूसरे कोट को 1 पार्ट सीमेंट और 3 पार्ट्स मार्बल चिप से मिक्स करके बनाया जाएगा। सीमेंट और मार्बल चिप्स को अच्छे से ड्राई कंडीशन में मिक्स किया जाएगा और फिर धीरे धीरे पानी डालकर रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी तैयार की जाएगी। ये टेराजो मिक्स पहले कोट पर अच्छे से इवनली स्प्रेड किया जाएगा और इसकी थिकनेस करीब 6 mm होगी। इसके बाद सरफेस को कम से कम 3 दिन तक वेट रखा जाएगा ताकि वो अच्छे से सेट हो सके। इसके बाद आता है प्रोसेस पॉलिशिंग का, जो कि 3 कोट्स में की जाएगी। तो पॉलिशिंग टेराजो मिक्स कोट के 3 दिन बाद की जाएगी और इसके दौरान भी सरफेस को वेट रखा जाएगा। पहली पॉलिशिंग कोट कोर्स कार्बोरंडम स्टोन से की जाएगी। कार्बोरंडम स्टोन कौन सा होता है? बड़ा ही हार्ड पत्थर होता है जिससे आप अपनी छुरियां भी तेज करते हैं। तो पहली पॉलिशिंग कोट कोर्स कार्बोरंडम स्टोन से की जाएगी और इसमें पानी फ्रीली यूज किया जाएगा। फिर 5 दिन बाद सेकंड पॉलिशिंग की जाएगी और फाइनल कोट में वैक्स अप्लाई किया जाएगा सरफेस को ड्राई करने के बाद। और मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? मोड ऑफ मेजरमेंट होगा स्क्वायर मीटर्स में। इसके रेट में मटेरियल, लेबर, टूल्स और फिनिशिंग सब इंक्लूडेड होंगे। तो स्टोरी के जैसे इसको पढ़ो, समझो और लिख कर प्रैक्टिस करो। तो अब समझते हैं स्पेसिफिकेशन फॉर कोटा स्टोन फ्लोरिंग। तो बच्चों, जब आपने एक तरह की फ्लोरिंग का स्पेसिफिकेशन लिखना सीख लिया तो आप किसी भी फ्लोरिंग का स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं। तो यदि कोटा स्टोन फ्लोरिंग का स्पेसिफिकेशन आता है और यदि वो पॉलिश्ड कोटा स्टोन फ्लोरिंग का आता है तो फिर हम अपना सीक्वेंस बनाएंगे। सीक्वेंस में हम मटेरियल्स लिखेंगे, फिर मिक्सिंग, फिर लेइंग ऑफ फ्लोरिंग, फिर क्यूरिंग और फिर उसके बाद मेजरमेंट। तो सबसे पहले आप कोटा स्टोन की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर सीमेंट की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, सैंड की लिखेंगे और वाटर की लिखेंगे। तो कोटा स्टोन की प्रॉपर्टीज भी सिंपल हैं। द स्टोन slabs to be used shall be machine cut and machine polished, should be of specified thickness and approved quality. Stones should be free from cracks and flakes and of uniform color and shall have an even surface. The edges of stone slabs shall be straight
and the thickness of the slab shall be either 20, 25, 30 or 40 mm as specified in the description of the item or in the drawings. अब मिक्सिंग पे आते हैं। तो कोटा स्टोन को लगाने के लिए हमको एक मोर्टार बेड चाहिए। तो मिक्सिंग ऑफ मोर्टार को बनाने के लिए हमको सीमेंट और सैंड को मिक्स करना है। तो 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 3 पार्ट्स ऑफ सैंड 1:3 के रेशियो में। फिर हमको स्टोन के जो कोटा स्टोन के स्लैब्स हैं उनको लेवल में लगाना है या स्लोप में लगाना है, जैसे भी डायरेक्शन हो इंजीनियर इंचार्ज के हिसाब से आपको उसी तरह से करना होगा। और इसका मोड ऑफ मेजरमेंट होगा स्क्वायर मीटर्स। स्पेसिफिकेशन फॉर वाइट वॉशिंग। तो सीक्वेंस बना लिया हमने, पहले मटेरियल्स, फिर सरफेस प्रिपरेशन, फिर मिक्सिंग, फिर एप्लीकेशन और फिर मेजरमेंट। तो वाइट वॉशिंग को, चूने को हम पानी में मिलाते हैं। तो जब हम साइट पे चूना लेकर आते हैं वो अनस्लेक्ड कंडीशन होती है, लेकिन जब हम चूने को पानी में मिला देते हैं तो वो पानी के साथ मिलके उसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो स्लेक्ड लाइम को साइट पर अनस्लेक्ड कंडीशन में लाना चाहिए और ये प्योर फॉर्म में होना चाहिए। जो पिगमेंट रिक्वायर्ड शेड के लिए चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि लाइम से इफेक्ट ना हो। सरफेस जो वाइट वॉश करना है वो क्लीन, स्मूथ और परफेक्टली ड्राई होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग वाइट वॉश। लाइम को टब में पानी डालकर मिक्स किया जाएगा जब तक मिक्सचर क्रीम की कंसिस्टेंसी में ना हो। फिर ये मिक्सचर को कोर्स क्लॉथ से स्ट्रेन किया जाएगा और सूटेबल क्वांटिटी में गम ऐड किया जाएगा, गम या ग्लू को ऐड किया जाएगा जो हॉट वाटर में डिसॉल्व हो। हॉट वाटर को लगभग 5 लीटर पर केजी के रेट से ऐड किया जाएगा ताकि क्रीमी सॉल्यूशन बन सके। पहला कोट व्हाइट वॉश का अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस से लगाया जाएगा और सेकंड कोट लगाने से पहले पूरी तरह पहला कोट ड्राई होना चाहिए। फिनिश्ड सरफेस बिल्कुल इवन और यूनिफॉर्म होना चाहिए और उस पे ब्रश मार्क्स नहीं दिखने चाहिए। मेजरमेंट स्क्वायर मीटर्स में लिया जाएगा। रेट कंप्लीट वर्क का होगा जो सब टूल्स और प्लांट्स को इंक्लूड करेगा। है ना सिंपल? तो डिस्टेंपर एक स्पेसिफिक पेंट है जो चॉक और ग्लू से बना होता है। यह अप्रूव्ड कलर और क्वालिटी का होना चाहिए। वाटर जो यूज किया जाएगा वो पोर्टेबल और क्लीन होना चाहिए जो ड्रिंकिंग के लिए फिट हो। प्लास्टर्ड सरफेस ऑफ द वॉल को सैंड पेपर से रब करके स्मूथ किया जाएगा। वाटर को मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ऐड किया जाएगा और उसे करते वक्त अच्छे से स्टर करना होगा ताकि यूनिफॉर्म कलर और कंसिस्टेंसी बनी रहे। फर्स्ट कोट ऑफ डिस्टेंपर को अच्छे ब्रशेस से अप्लाई किया जाएगा और फिर सेकेंड कोट को भी अप्लाई किया जाएगा। फिनिश्ड सरफेस इवन और यूनिफॉर्म होना चाहिए और उस पे ब्रश मार्क्स नहीं दिखने चाहिए। मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में लिया जाएगा। रेट कंप्लीट वर्क का होगा जो सब टूल्स और प्लांट्स को इंक्लूड करेगा। ये है स्पेसिफिकेशन फॉर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यदि सिर्फ सीमेंट कंक्रीट का स्पेसिफिकेशन आता है तो आप रीइंफोर्समेंट के बारे में नहीं लिखेंगे। तो इसमें स्पेसिफिकेशन फॉर रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में आप कौन से मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज बताएंगे? सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड रीइंफोर्समेंट। तो चलो रीइंफोर्समेंट की प्रॉपर्टीज देखते हैं। बार्स को रस्ट, स्केल और ऐसी कोटिंग से अच्छे से क्लीन किया जाएगा जो सीमेंट और सरिये के बॉन्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। बार्स के एंड्स को प्रॉपर्ली हुक किया जाता है ताकि वो अच्छे से कंक्रीट में एंकर बना सकें और बेंड्स को ड्राइंग के हिसाब से सरिये को बेंड किया जाएगा और फिर उन्हें अप्रूव्ड थिकनेस के बाइंडिंग वायर से अच्छे से टाई किया जाएगा। अब आता है सेंटरिंग एंड शटरिंग। सेंटरिंग और शटरिंग ये फॉर्मवर्क के पार्ट्स हैं। सेंटरिंग हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के लिए यूज करते हैं और शटरिंग हम वर्टिकल सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो कंक्रीट कास्टिंग के लिए
हमको स्लैब्स के लिए सेंटरिंग लगती है और कॉलम्स के लिए शटरिंग लगती है। तो कंक्रीट वर्क के लिए सेंटरिंग काफी स्ट्रॉन्ग और रिजिड होनी चाहिए और स्मूथ सरफेस के लिए अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए। सेंटरिंग का मटेरियल टिम्बर, स्टील प्लेट्स, प्लाईवुड प्लैंक्स या कोई भी सूटेबल मटेरियल हो सकता है। सेंटरिंग के लिए प्रॉप्स टिम्बर बल्लीज के होने चाहिए, लकड़ी के जो बल्लियां आती है ना वो। फॉर्मवर्क की सरफेस को कंक्रीट कास्ट करने से पहले ऑयल किया जाएगा। फॉर्मवर्क को वाटर टाइट होना चाहिए ताकि कंक्रीट कहीं से लीक ना हो। कंक्रीट के मिक्सिंग के लिए या तो उसको मैकेनिकल मिक्सर में मिक्स किया जाएगा या फिर हैंड ऑपरेशन से किया जाएगा, जो क्वांटिटी के हिसाब से इंजीनियर डिसाइड करेगा। मिक्सिंग का प्रोपोर्शन 1:2:4 हो सकता है स्लैब, बीम और लिंटल्स के लिए, और 1:1.5:3 हो सकता है कॉलम्स के लिए, जब तक कि कोई और स्पेसिफिकेशन ना हो। कंक्रीट को मिक्सिंग प्लेटफॉर्म से फाइनल डिपॉजिट तक जल्दी से हैंडल किया जाएगा। डिपॉजिट करने के बाद कंक्रीट को वाइब्रेटर और टैप किया जाएगा ताकि हनीकॉम्बिंग का सरफेस ना हो जब फॉर्म वर्क को रिमूव किया जाए। सीमेंट कंक्रीट वर्क को कम से कम 20 दिन तक अच्छे से वाटर्ड रखा जाएगा और मेजरमेंट क्यूबिक मीटर्स में लिया जाएगा, और इसमें टूल्स, प्लांट्स, फॉर्मवर्क सब इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट स्टील के। तो बच्चों, एक मैंने आपको यहाँ पे कुछ कंपैरिजन के पॉइंट्स दिए हैं बिटवीन ए क्लास बिल्डिंग, बी क्लास बिल्डिंग और सी क्लास बिल्डिंग। तो फाउंडेशन, डैम्प प्रूफ कोर्स, वॉल्स, फ्लोर्स और रूफ में क्या डिफरेंस हो सकता है इन 3 क्लास ऑफ बिल्डिंग्स में, वो आपके सामने है। और भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पर 4-5 ही डिफरेंसेस दिए हैं। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेसिफिकेशन की लीगल स्टैंडिंग क्या है, इसको आप इलैबोरेट करिए। तो स्पेसिफिकेशंस कॉन्ट्रैक्ट का एक जरूरी हिस्सा होते हैं और इनके बिना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। ओनर और कॉन्ट्रैक्टर को हर पेज पर साइन करना पड़ता है ताकि क्वालिटी और वर्क का तरीका क्लियर हो और दोनों पार्टीज के लिए बाइंडिंग हो। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो स्पेसिफिकेशंस आर्बिट्रेटर या कोर्ट को मदद करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगर कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफिकेशंस को फॉलो नहीं करता तो उसे पेनल्टी लग सकती है। स्पेसिफिकेशन मटेरियल्स की क्वालिटी, काम करने का तरीका और मेजरमेंट्स के लेने के तरीके को भी बताते हैं। दोनों पार्टीज को इन टर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स नहीं मांग सकता और ओनर कम मेजरमेंट्स नहीं दे सकता जो स्पेसिफिकेशंस में दिए गए हैं। स्पेसिफिकेशंस का काम और उसका स्कोप क्लियर करते हैं और दोनों पार्टीज के साइन होने के बाद वो लीगली बाइंडिंग हो जाते हैं। अगर स्पेसिफिकेशंस इनकम्प्लीट हैं तो कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वही करेगा और उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। इसलिए क्लियर और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस बनाना बहुत जरूरी है। CPWD की वेबसाइट पे आप डॉक्यूमेंट्स में, पब्लिकेशंस में जाके CPWD के स्पेसिफिकेशंस 2019 के दे सकते हैं, जहां पे 2 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। जो इस वीडियो में केवल इतना ही। मुझे आशा है कि स्पेसिफिकेशंस के चारों पार्ट्स देखने के बाद आप लोगों के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मुझे फीडबैक मिलेगा क्या?